आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग यूनिट 8 का जो हमारा नेट का सिलेबस है उसको जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को आज के क्लास में हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। उसके बेसिक नॉलेज को जानने का कोशिश करेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं। ये हमारा यूनिट 8 का मास्टर क्लास है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, साथ ही साथ जो इससे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को देखेंगे, बुक्स के बारे में देखेंगे और जो थ्योरीज़ बनी हैं वो किनके द्वारा बनाए गए हैं उन सभी की हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें तथा आपके कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशनल का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिवार क्या है। जो हमारा यूनिट 8 का टॉपिक है ये परिवार, विवाह और रिश्तेदारी या नातेदारी के संदर्भ में है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि परिवार के जो प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं। तो परिवार के अगर प्रकारों की बात की जाए तो अधिकारों के आधार पर दो प्रकार के हम लोगों को समाज में परिवार देखने को मिलते हैं। पहला तो हो गया कि पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा हो गया मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है कि इसमें पुरुष की प्रधानता होती है परिवार के ऊपर में, और मातृसत्तात्मक परिवार में आपको माता की प्रधानता होती है या माँ के रिलेशन में, जैसे मामा हो गए तो उनकी प्रधानता देखने को मिलेगी। मातृसत्तात्मक परिवार है ये आपको बेसिकली गोंड जनजाति में देखने को मिल सकते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि निवास के आधार पर जो परिवार के प्रकारों का क्या वर्णन है। तो निवास के आधार पर अगर बात की जाए तो मातृलोक परिवार और पितृलोक परिवार में बांटा गया है। जन्म पर आधारित अगर बोला जाए, जन्म के आधार पर, तो वार्नर तथा मर्डॉक महोदय ने दो प्रकार के परिवारों के बारे में बताया है। पहला तो उन्होंने बताया है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जिसे अभिविन्यास परिवार बोला जाता है। ये क्या होता है कि यह उस प्रकार के परिवार को बोला जाता है जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ होता है। और सेकेंड उन्होंने बात की है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी वंश वृद्धि का परिवार, यानी यह एक ऐसा परिवार होता है जहाँ पे शादी के माध्यम से जो परिवार गठित होता है यह उससे रिलेटेड है। फिर है कि विश्व स्तर पर परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आए हैं। तो विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो परिवार के स्वरूप में मिश्रित परिवार देखने को मिल रहा है और मिश्र परिवार। विस्तृत परिवार के अंतर्गत हो गया कि जैसे एक परिवार के लोग हो गए तो उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं रोजगार के लिए, अपने पेशा के लिए जाते हैं, लेकिन समय पड़ने पर फिर वो आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, जैसे फेस्टिवल में आए रहे फिर वो वापस अपने काम के जगह पे चले गए। तो इस प्रकार का जो परिवार, इसमें 2-3 फैमिली एक साथ रहते हैं, वो विस्तृत परिवार के अंतर्गत आ गया। और मिश्र परिवार में भी आपको उसी प्रकार से जो चाचा हो गए, दादाजी हो गए, आपके भाई बहन, बहुत सारे जो एक साथ बन के जो रहते हैं उसको मिश्र परिवार कहा जाता है। पार्सन्स महोदय ने एक और परिवार के बारे में बात की है, वो है विलगित नाभिकीय परिवार। विलगित नाभिकीय परिवार आखिर होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विलगित नाभिकीय परिवार किनके द्वारा दिया गया। तो ये तो पहला बात की है पार्सन्स महोदय ने दिया है। और विलगित नाभिकीय परिवार में क्या होता है कि यह अर्जित हम परिस्थिति और हमारा जो प्रदत्त परिस्थिति है इसके बीच द्वंद्व हमें देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है कि मान लीजिए कि कोई एक परिवार में एक फादर है जो कि प्यून है, या फिर वो एक हॉस्पिटल में वो प्यून का काम कर रहा है, लेकिन उसी फादर का अगर कोई बेटा उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाता है तो उसका जो एक स्टेटस में डॉक्टर का जिस प्रकार से रिस्पेक्ट मिल रहा है, जिस प्रकार से सम्मान मिल रहा है,
पियून को तो वैसे नहीं मिलेगा। घर में वो उस डॉक्टर के पापा हैं, उसको सम्मान अलग मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो फिर उन दोनों के स्टेटस पे हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है, और दोनों का सम्मान का नज़रिया वो सही नहीं होगा। तो इन दोनों का जो एक स्टेटस में क्या हो जाएगा, द्वंद्वात्मक एक पक्ष हमको देखने को मिलेगा इनके स्थिति में। किसमें हो जा रहा है, तो इनका जो प्रदत्त परिस्थिति है और इनकी जो अर्जित परिस्थिति है उसमें हमें द्वंद्व देखने को मिलता है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, विलगित नाभिकीय परिवार। फिर मर्डॉक महोदय ने नाभिकीय परिवार सार्वभौमिक परिवार माना है। उनके अनुसार उन्हें बताते हैं कि नाभिकीय परिवार क्या है, सभी जगह में पाया जाने वाला है। हर जगह पे आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए तो वो हमें देखने को मिलेगा। इसकी बात करते हैं मर्डॉक महोदय। अब हम लोग देखते हैं कि आर्बन तथा निमकॉफ ने परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में बांटा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नेट के एग्जाम में, कि जो परिवार के 6 वर्गों में किन्होंने बांटा है, परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में किन्होंने बांटा है। तो सबसे पहला तो वो 6 वर्ग कौन कौन सा है, भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षिक। ये 6 वर्गों में बांटा गया किनके द्वारा, आर्गवन तथा निमकॉफ जी के द्वारा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस में आ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे प्रकार से याद करके रखिए। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं इसके अंतर्गत, सम्मान रक्षा हेतु हत्या यानी ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होता है कि इसमें अपने सम्मान की रक्षा के लिए, कि जैसे कोई परिवार का कोई बच्चा या बच्ची, कोई बेटा बेटी उस परिवार के सदस्यों के मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह करता है, या फिर उनके विवाह से संबंधित कुछ उस प्रकार के कानून जो कि उसके परिवार मान्य नहीं करेंगे उसको वो करता है, तो उसके लिए अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए क्या उस परिवार का सदस्य करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कास्ट तथा फैमिली की रिस्पेक्ट को, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको रक्षा करने के लिए किलिंग किया जाता है, जिसलिए इसका नाम दिया गया है ऑनर किलिंग। और ऑनर किलिंग से संबंधित धारा भी बनी है। फिर जब ये आपको बेसिकली पंजाब, हरियाणा, यूपी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसके रोकथाम के लिए धारा 302 बनी है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं कि जो लिंग संबंध और पावर डायनामिक्स क्या है। ये जो टॉपिक है लिंग संबंध और पावर डायनामिक्स, तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि महिला तथा पुरुष को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, किस प्रकार से बांटा जा रहा है, तो उनके पावर के हिसाब से। पहले से ही जैसे ही बच्चा कोई जन्म ले लेता है, कोई लड़की या लड़का कोई जन्म ले लेता है, तो उसका ड्रेस का हम लोग निर्धारण करने लगते हैं कि ये लड़का ये ड्रेस पहनेगा, ये बच्ची ये ड्रेस पहनेगी, ठीक है। उसके बाद फिर बोला जाता है कि उसके पावर कैसा है, लड़की का पावर कितना है कि वो ये काम करेगी, उसके पास उतना शक्ति नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती, वो हार्ड काम नहीं कर सकती, वो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, वो ट्रेन नहीं चला सकती, वो डॉक्टर नहीं बन सकती, वो इंजीनियर नहीं बन सकती। तो इस प्रकार का क्या होता है, जब शक्ति का बंटवारा हो जाता है लिंग के आधार पर, कि लड़की है तो ये कर सकती है, लड़का है तो वो घर का काम नहीं कर सकता है, वो बर्तन नहीं धो सकता है, कपड़ा नहीं धो सकता। तो इस प्रकार का जो शक्ति का जो एक बंटवारा हो रहा है, तो वो वही है लिंग संबंध पावर डायनामिक्स। लेकिन अगर प्रेजेंट के समय की बात की जाए तो अभी आप देखिएगा कि महिलाएं ऐसे बहुत से क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और साथ ही साथ पुरुष की भी बात करें तो वो भी अभी परिवार में अपने बहन का हेल्प कर रहे हैं, अपने माँ का हेल्प कर रहे हैं, घर के कामों में, बाहर का काम तो वे करते ही, साथ ही अपनी पत्नी का भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये था हमारा लिंग और पावर डायनामिक्स। इसी के संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया है, तो ये 31 जनवरी 1992 को उसका गठन किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 1975 में बना था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि संयुक्त परिवार में आधुनिक परिवर्तन, जो परिवर्तन आया है किस कारण से आया है, ये हम लोग देखते हैं।
तो परिवर्तन समय समय पर आता गया है, किस कारण से आया है हम लोग उसको पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये 1956 में बनकर आया। इसमें क्या हुआ कि महिलाओं को ये अधिकार दिया गया, या फिर जो उनके बच्चे हैं उनको उनके संपत्ति पर अधिकार के लिए ये कानून बना। हिंदू स्त्रियों पर संपत्ति का अधिकार 1939 में आया, कि इससे आने से क्या हुआ कि महिलाओं के सम्मान में रक्षा हुई, कि हाँ उनका भी परिवार में उतना ही उन हिस्सा है, उनको अपने ज़मीन जायदाद, उनके धन संपत्ति पर उनको अधिकार मिला। परंपरागत व्यवसाय के महत्व में कमी आई, उपनिवेशवाद के प्रभाव में आने के कारण, आपका औपनिवेशीकरण होने के कारण, औद्योगिकरण होने के कारण क्या हुआ कि जो परंपरागत व्यवसाय थे, अब देखिएगा उसमें भी चेंजेबल आ गए। पहले क्या था कि जो जैसे ब्राह्मण हो गए तो उनको सिर्फ पूजा पाठ का ही काम था, लेकिन अभी क्या हुआ कि उनके व्यवसाय में भी परिवर्तन आ रहा है। वो अपने बाहर क्वालिफिकेशन कर रहे थे, कहीं वो दूसरा काम में भी लग रहे हैं, या फिर उस और भी जितने रिलेटेड जिनका कि कास्ट से उनके रिलेटेड वर्क था, उसमें चेंजेस हमको देखने को मिल रही है। संबंधों में परिवर्तन आ रहा है। पहले लोगों के साथ, परिवार के सदस्य के साथ क्या था, एक आपसी संबंध था, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमें देखने को मिलता था, जो कि अभी चेंज हो जा रहा है, क्योंकि लोग पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं। वे अपने ऑक्यूपेशन के लिए अदर स्टेट जा रहे हैं, अदर कंट्रीज जा रहे हैं, जिसके कारण उनके उनके जो संबंधी हैं उनके बीच क्या हो रहा है, उनके रिलेशन का ह्रास हमें देखने को मिल रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है। लोग पूरी तरह से रिलीजियन पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं। पहले धर्म में जो चीज़ की मनाही की जाती थी, लोग उसके विरुद्ध कार्य नहीं करते थे, करने से डरते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, धार्मिक ह्रास देखने को मिल रहा है, लोग धर्म के विरुद्ध भी कार्य कर रहे हैं। फिर कर्ता के स्वेच्छाचारिता पर अंकुश, जो परिवार का जो कर्ता था, यानी मेन जो मुखिया था, उस पर क्या था कि बहुत सा पूरे परिवार का ही कंट्रोल था, तो वो कभी कभी अपना एकदम कठोर नियम लागू करता था। लेकिन अभी क्या हो जा रहा है कि संबंधों में परिवर्तन होने के कारण, फिर परिवार का विघटन होने के कारण, जो परिवार का जो कर्ता है उसका पावर में कमी आ जा रही है, वो उस प्रकार से अंकुश परिवार के ऊपर नहीं रख पा रहा है। फिर क्या है कि युवा सदस्यों की शक्ति में वृद्धि, परिवार के जो युवा सदस्य हैं उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही है, वे अपना रोजगार कर रहे हैं, वे अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़ रहे हैं, तो उससे के कारण क्या हो रहा है कि उनके जो युवा सदस्य उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जहाँ स्त्रियों को पहले एक उपभोग की वस्तु खाली समझ के रखा जाता था, वह सिर्फ घर के कामों में ही रहती थी, बच्चे का पालन पोषण करना, घर के परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बनाना, बच्चे की देखभाल करना, सिर्फ इतना ही तक उनका एक स्थिति थी। अब वे बाहर जा रही हैं, बाहर रोजगार कर रही हैं, एक परिवार को चलाने में वो उसी प्रकार से सहयोग कर रही है जैसे पुरुष सहयोग कर रहे हैं। तो इसी को लेकर सदरलैंड और वुडवर्ड महोदय ने बताते हैं कि परिवार से आर्थिक उत्पादन का हस्तांतरण हो चुका है, परंतु उपभोग की एक इकाई के रूप में परिवार का महत्व बना हुआ है। वो परिवार के संदर्भ में बोलते हैं कि परिवार पहले क्या था, एक आर्थिक उत्पादन का साधन मात्र नहीं था, अब वो उपभोग की उपाय, लोग अब परिवार में उपभोग भी करना चाहते हैं। वो लोग उत्पादन करें वस्तुओं का, जिसका वो अच्छे प्रकार से उपभोग कर सकें। फिर परिवार की इकाई में परिवर्तन के बाद टीवी वाटरमोर और बर्गेस कोलिंडा महोदय जी भी कहते हैं, उन्होंने परिवार का विघटन हो रहा है और इसके स्थान पर पश्चिमी तथा एकाकी परिवार ले रहे हैं। टीवी वाटरमोर और बर्गेस कोलिंडा महोदय क्या बोल रहे हैं कि परिवार का विघटन हो रहा है और उसका स्थान कौन ले रहा है, पश्चिमी इकाई ले रहा है। लेकिन वही जो हमारे भारतीय समाजशास्त्री हैं, जैसे IP देसाई हो गए, KM कपाड़िया हो गए, इरावती कर्वे हो गए, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि परिवार का विघटन हो रहा है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से विघटन नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से वो पश्चिमी सभ्यता के कनेक्ट में भी नहीं आ रही। ये हमारे भारतीय समाजशास्त्रियों का कहना था। अब हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक भारत में किस किस प्रकार के हमारे विवाह देखने को मिल रहे हैं। तो विलंब विवाह,
पहले क्या था कि लड़की को कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता था, तो जिसके कारण लड़की के एक तो उनका जो फिजिकल ग्रोथ भी सही ढंग से नहीं हो पाता था, उनको बहुत तरह की बीमारियां हो जाती थी। तो अब क्या बोला गया है कि नहीं, हम अपने बच्ची को पढ़ाएंगे, वे अपने पैर पे खड़ी हो जाए, उसके बाद शादी देंगे, जिसके कारण विलम्ब विवाह हमें देखने को मिल रहा है। किसके प्रभाव में आने के कारण? तो एडुकेशन के प्रभाव में आने के कारण। फिर विधवा पुनर्विवाह हो रहा है, जहाँ पहले क्या होती थी, जो विधवाएं थी वो सती हो जाती थी, या तो अपने मर्जी से या परिवार के दबाव में कारण सती उनको होना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उन विधवाओं को फिर से विवाह दिलवाया जा रहा है। तो इसको लेकर राजा राम मोहन राय ने बहुत ही बड़ा एक अपना आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने अपना सफलता हासिल की थी। फिर उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहा है, विवाह के उद्देश्य में परिवर्तन हो रहा है कि पहले क्या था, एक सामाजिक समझौता था, दो विषमलिंगियों के प्रति एक सामाजिक, दो परिवार में समझौता होता था। लेकिन अब उसके उद्देश्य में भी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, विवाह के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आपको लव मैरिज देखने को मिलेगा। पहले जहाँ पे अरेंज मैरिज था, परिवार के सदस्य के लोग ही चुनते थे लड़की या लड़का को, तो अब लव मैरिज भी देखने को मिलता है। फिर दहेज प्रथा का विरोध हो रहा है। पहले क्या था, दहेज प्रथा क्या था कि लड़की वालों की तरफ से लड़की के माता पिता देते थे अपने जो जमाई थे उनको कि आप जब मेरी बेटी जा रही है तो उनको हम कुछ सहयोग करें, सहायता करें, ताकि वो अपना नया संसार बसाने में उसको हेल्प हो सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये कुरीति में बन गया कि एक बेटी के परिवार के प्रति इतना बोझ दिया जाने लगा कि आपको ये देना है, आपको वो देना है। तो इससे बहुत सारे, या फिर नहीं मिलता था तो परिवार में जो बेटियां हैं उनके ऊपर अत्याचार होता था, वे दहेज के लिए उनकी हत्या की जाती थी। तो इसका विरोध किया जाने लगा। और ये सब होने के कारण क्या हुआ कि, और खुला मस्तिष्क होने के कारण डाइवोर्स भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, विवाह विच्छेद भी हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि मैकइवर एवं पेज के अनुसार जो वे 3 प्रकार के प्रकार्य बताए हैं वो क्या क्या हैं। तो बच्चों का पालन पोषण, यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि, सदस्यों के लिए घर प्रदान करना। ये परिवार का उन्होंने मेक क्या बोल सकते हैं, मेन उद्देश्य बताया था कि परिवार के लोगों में इन 3 प्रकार के कार्य हमें देखने को मिलते हैं कि वह बच्चों का पालन पोषण करते हैं, यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं और सदस्यों के लिए नया घर प्रदान करते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट्स मैरिज लॉ देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे विवाह विच्छेद अधिनियम, ये 1866 में बना। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ये 1869 में बना। ये मेनली किससे संबंधित था, तो ईसाइयों से संबंधित था। भारतीय तलाक अधिनियम, ये 1869 में बना। उसके बाद फिर इंडियन सेक्शन 8 एक्ट 1925 में बना। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। इस विशेष विवाह अधिनियम में, जो कि इंटरकास्ट मैरिज में, मतलब 2 अलग अलग कास्ट के लोग अगर शादी करते हैं तो उनको समाज मान्यता देगा, कानून मान्यता देगा, ये 1954 में बना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, इसमें तलाक से रिलेटेड बोला गया था। विदेशी विवाह अधिनियम 1869 में, इसमें क्या हो गया कि जो उनके एक महोदय थे, वार्नर महोदय, इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडियन फैमिली लॉ में इसके बारे में डिटेल्स में बताया है। हिंदुओं में जैसे जितने भी उन विवाह से रिलेटेड जो भी कोई समस्या अगर होती है तो उसका निपटारा करने के लिए द फैमिली कोर्ट बना 1984 में। मैटरनिटी अमेंडमेंट बिल 2017 में आया, जिसमें गर्भवती रहने से लेकर आपका बच्चा होने तक 6 महीना का आपका आप वेतन पे ही, आप छुट्टी पे हैं लेकिन आपको वो वेतन का पैसा आपको मिलता रहेगा, ये कानून बना। उसके बाद फिर हिंदू सक्सेशन 2005 में बना, जो कि 1956 का संशोधन था। इसमें उत्तराधिकारी अधिनियम बना कि जैसे दत्तक पुत्र को भी संपत्ति पर अधिकार होगा, बेटी को भी होगा, बेटा को भी होगा, इसके बारे में। घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बना 2005 में, और ये 2006 से पूरे देश में लागू हो गया। और इसकी बात की जाए कि इसको देखरेख कौन करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी देखरेख करते हैं।
उसके बाद अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956 में बना, जिसमें क्या होता था कि लड़कियों को व्यापार कर दिया जाता था, उनको काम कराने के लिए या फिर कुछ अनैतिक काम कराने के लिए उनको एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह बेच दिया जाता था। तो इसके विरुद्ध जो कानून है ये 1956 में बना। अब हम लोग देख लेते हैं कि फैमिली, मैरिज और जो किनशिप है उससे रिलेटेड कौन कौन से बुक्स हैं। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स ये रेन कॉनेल की बुक है। वुमेन इन इंडियन सोसाइटी नीरा देसाई की 2001 में बनी थी। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्ली फ्राइडरिच इंगल्स की। थियोराइजिंग पैट्रियार्की सिल्विया वाल्वे की 1990 में। द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की जर्डा लर्नर की 1986 में। अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरीज क्या हैं, जैसे फंक्शनलिज्म व्यवहारिक प्रकारवाद का जो सिद्धांत है ये किनके द्वारा दिया गया, तो ये आपका दिया गया। फिर मर्डक महोदय जी ने हेट्रो से आपका सेक्सुअल न्यूक्लियर के बारे में उन्होंने बात की, फैमिली से लेकर की हेट्रोसेक्सुअल न्यूक्लियर की जो उन्होंने थ्योरी दी थी वो। उसके बाद जो फंक्शनलिज्म जो है ये व्यवहारिक प्रकारवाद है कि इसमें क्या होता है कि समाज का जो बुनियादी निर्माण है, जैसे समाज है वो किससे बन रहा है, मेन उसका बिल्डिंग कौन है, तो उसका मेन बिल्डिंग ये फैमिली ही है, ये फैमिली से ही इस समाज का निर्माण हुआ है, इसके बारे में बताते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जिसे शक्ति सिद्धांत बोला जाता है, ये पावर इन फैमिली लाइफ के बारे में बात करता है। फिर आर्ले हॉचस्चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अपनी थ्योरी द सेकेंड शिफ्ट में 1869 में बताया कि जैसे एक पुरुष भी जा रहा है काम करने के लिए, एक महिला भी जा रही है काम करने, मतलब हस्बैंड वाइफ के बारे में बताया गया कि हस्बैंड भी जा रहा है, वाइफ भी जा रही है। हस्बैंड जब अपना काम करके घर आ गया तो आने के बाद घर में वो आराम करता है, लेकिन वाइफ क्या करती है, फिर बच्चे के लिए खाना बनाओ, फिर खाना खिलाओ, फिर घर का काम करो, तो उसका क्या होता है, महिला के लिए छुट्टी नहीं रहती, लेकिन उसका जो सेकंड शिफ्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में अर्ले हॉचस्चाइल्ड बताते हैं। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव की जो बात है वो कौन करते हैं, जैसे कि हिंदी में सांकेतिक अंतःक्रियावादी बोला जाता है, ये ला रासा राइट्स की 1993 में आई थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की बात की गई। उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन ने साउथ अफ्रीका के जो जनजातियां थी जैसे बथोंगा, नामाहोटनस, टोगम्स, इसमें उन्होंने वहाँ के जो किनशिप सिस्टम है उसका उन्होंने गहन अध्ययन किया। अलायंस थ्योरी जिसे कि गठजोड़ का सिद्धांत भी बोला जाता है, ये क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जी की थ्योरी थी जो कि मार्शल मॉस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इसमें इन्होंने इंसेस्ट, टैबू और वाइफ गिवन एंड टेकन थ्योरी के बारे में बताया था। और कैरोल पेटमैन ने 1988 में बताया कि विवाह को एक सामाजिक अनुबंध के परिप्रेक्ष्य में वे मानते थे जिसमें पुरुष और महिला का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व हमें देखने को मिलता। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चे, युवा और बुजुर्ग, यानी यूथ, चाइल्ड, यूथ और एल्डरली। तो इसमें मेनली क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको बांटें तो बच्चे कितने उम्र तक आ जाएंगे, आपके 0 से लेकर आपका 14 वर्ष तक के वे बच्चे के अंतर्गत आ जाएंगे। 14 से लेकर आपका 64 ईयर्स तक, 15 से आप 15 से बोलिए, 15 से लेकर 24 साल तक ये यूथ के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद वो एल्डरली के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके इम्पॉर्टेंट मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। जैसे 2000 में क्या हुआ था कि जब जनगणना की गई तो उसमें वो देखा गया कि जो शिशु मृत्यु दर है वो 69% थी, लेकिन 2019 में यह 33% में आ गई, मतलब बहुत शिशु मृत्यु दर में कमी आई, बहुत अच्छी बात है। सर्वाधिक मृत्यु दर कहाँ थी, तो एमपी में थी, जहाँ पे प्रति 1000 व्यक्ति में बच्चों की संख्या 47 थी। सबसे कम शिशु मृत्यु दर हमें नागालैंड में देखने को मिलता है। और दुनिया में अगर बात की जाए तो कुल 152 मिलियन बच्चे मजदूरी करते हैं, जिसमें से 2011 के अनुसार जो 43 से लाख से भी अधिक बच्चे थे वो भारत में बाल मजदूरी करते थे। और यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर के समस्त बच्चों का 12% भाग भारत का था कि बच्चे वहाँ पे मजदूरी करते हैं, जिसके लिए 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। और इसका देखरेख करने के लिए श्रम पर राष्ट्रीय आयोग 1996 में बना।
बाल श्रम समिति 1981 में बना, राष्ट्रीय नीति 1975 में बना, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 में मनाया जाने लगा। और जो युवा वर्ग है जो कि 15 से 24 वर्ष तक के हैं, इसमें उन्होंने बेनेट और बर्जर ने युवा संस्कृति की अवधारणा दी और इसको एक उप सामाजिक पद्धति माना, जिसमें अगर बात की जाए तो 1981 में जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अनुपात की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 17.7% था युवा वर्ग के लोगों की जनसंख्या और शहरी में 20.1%, यानी कि अगर रेशियो में बात की जाए तो 3:1 हमें युवा वर्ग में देखने को मिलता है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बीच में। और वृद्ध की बात की जाए तो 60 वर्ष से अधिक जितने हैं वे वृद्ध के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपको उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उनके देखभाल के लिए जड़ा विज्ञान बना, जो कि वृद्ध लोगों से संबंधित विज्ञान था। इसी को लेकर आर्टिकल 41 बना, जिसमें ये बोला गया कि राज्य जो है वो अपने राज्य सरकार है वो अपने राज्य के जो वृद्ध लोग हैं उनकी सहायता प्रदान करने के लिए वो कार्य करेंगे। इसके लिए आर्टिकल 41 बना। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो हेल्पफुल रही होगी। मैंने सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करने का कोशिश किया है। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आपका बने रहने के लिए धन्यवाद।